लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है। जब उसको इंटरफेरेंस प्रूव करना होता है तो लाइट को वेव बनना पड़ता है, और जब उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है किसी मेटल से तो उसको ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो इनडिविजुअल है, अनकटेबल है, यानी कि इसको और हम काट नहीं सकते। अब इसको अगर जितने भी एटम्स हैं गोल्ड के, जो भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो एक ही जगह पर होगा तो ये अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा और वो ठीक है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो बी होता है उसको निकालने का तो एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी बढ़ना स्टार्ट कहां से हो रही है? नेगेटिव से। तो आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी तो एनर्जी जीरो हो गई। एनर्जी जीरो कब हो सकती है? जब आर आप से करके दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। ज्यादा एनर्जी की ऑर्बिट ऊपर है तो ये वहां जाएगा। अब जैसे ही ये यहां पर जाता वापस आओगे तो अपने घर में ही आओगे, बीच में जंगल में रुकने का रास्ता नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा या वापस अपनी ऑर्बिट में आएगा एनर्जी निकाल कर, लेकिन जंगल में नहीं। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। आज एक और बेहतरीन बंसॉट लेकर आ चुके हैं आप लोगों की डिमांड पर 2025-26 के लिए एटम का। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं सर एटम और न्यूक्लियाई का भी चैप्टर लेकर आइए। तो इस बंसॉट में एटम कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका जो लेकर आएंगे न्यूक्लियाई का। दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा वन शॉट एटम के चैप्टर का बिल्कुल फील दिला दूंगा भाई साहब कि एटम क्या होता है। बस रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से इतनी सी रहती है हमेशा कि भाई वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखेंगे। हर एक कंसेप्ट बहुत क्लियरिटी से आपके दिमाग में बैठेगा, और साथ में कंसेप्ट अच्छा होगा तो न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल ना बनने का रीजन कंसेप्ट नहीं पता, थ्योरी नहीं पता, वो सब पता चल जाएगा तो आप डेफिनेटली आप बना ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। तो दो तरीके हैं, देखिए 8109471083। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या मुझसे कोई बातचीत करनी है तो आप इस नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है भाई। और अगर आपको टेलीग्राम नंबर चाहिए तो नोट्स डाउनलोड आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अभी कोई ज़्यादा ऑडियंस तो नहीं है, बट आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप विजिट कर लीजिएगा। चलिए, ये राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है ना। थोड़ा यूट्यूब कम सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। शेयर मेयर करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, कमेंट छोड़ते रहोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो बस इतनी ही उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करें, बाकी मैं आप लोगों के लिए पूरा कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर अभी आपको बताया क्लास 12th न्यू सेशन के नाम से ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर पूरी फिजिक्स, लगभग डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन तक आपको सभी प्रकार के वन शॉट देखने को मिल जाएंगे बेहतरीन लेवल के। एक एक चीज बहुत अच्छे लेवल में समझाई गई है। यहाँ पर आप विजिट करके अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। एक सीरीज हमारी ये चल रही है एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट तक बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं सभी चैप्टर्स के। जल्द ही नए चैप्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाली सीरीज आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। पीवाईक्यू सीरीज है, क्योंकि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे पकड़ पाओगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया गया है। अल्टरनेटिंग करंट तक बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। जस्ट जल्द ही आपको नए चैप्टर के पीवाईक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम वन शॉट पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो एटम स्टडी करेंगे, ये सब चीज आपने देख ली। तो कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम की बात करते हैं। देखिए, एटम क्या चीज होती है? नेचर में हमने देखा कि ये नेचर दो ही तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। पहले हमने मैटर को अलग स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज, मास वगैरह, ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में स्टडी की थी। फिर बाद में हमने रेडिएशन पोर्शन को स्टडी किया कि भाई रेडिएशन क्या होता है, ठीक है साहब, बढ़िया बात है। फिर बाद में हमको पता चला कि लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है। जब उसको इंटरफेरेंस प्रूव करना होता है तो लाइट को वेव बनना पड़ता है, और जब उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है किसी मेटल से तो उसको यस फोटोन बनना पड़ता है, पार्टिकल नेचर दिखाना पड़ता है। तो पहले हमने अलग पढ़ा कि भाई मैटर अलग है, रेडिएशन अलग है। बाद में पता चला भाई ये दोनों अलग है ही नहीं, एक ही है। डुअल नेचर ऑफ मैटर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की क्लास में हम जो चीज स्टडी करने जा रहे हैं वो एटम के बारे में है। तो एटम क्या है? एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन साहब ने सोचा था कि एटम एक इस नेचर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इनडिविजुअल है, अनकटेबल है, यानी कि इसको और हम काट नहीं सकते। अब इसको और नहीं काट सकते तो सबसे छोटा यही हुआ। ये डाल्टन साहब ने बताया था, और उसके कुछ पोस्टुलेट दिए थे 9th क्लास में हमने पढ़े होंगे, ठीक है भाई, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये शुरुआत हुई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया,
जिसने बताया कि नहीं, एटम से छोटे पार्टिकल भी होते हैं, क्योंकि हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जिस चीज से मिलकर बना है वो तो एटम है, लेकिन एटम भी जिस चीज से मिलकर बना है वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आज के टाइम पर हमको ये भी पता है कि आपका जो प्रोटॉन होता है वो भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से मिलकर बने। पहले नहीं पता था उस समय पर, तो उस समय की बात चल रही है। तो सबसे पहले एटम के बारे में सोचा, एटॉमिक थ्योरी जिसने बताई, डाल्टन साहब ने बताया था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अब इस एटम का एक मॉडल बनाना चाहता था। कौन बनाना चाहता था भाई? इंसान ही बनाना चाहता हो, और कौन चाहता होगा कि हम समझना चाहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अभी मैं उस पर आऊंगा। पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, ये जो एटम है, हम जानते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स इस नेचर में मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, लेकिन एटम के नंबर उतने नहीं हैं, 100 के आसपास या उससे ज्यादा एटम के कुछ नंबर्स हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा। ठीक है, तो एटम के नंबर इतने कम हैं जबकि मॉलिक्यूल्स के नंबर इतने ज्यादा हैं। तो हर एक एटम को अलग अलग नाम देने की क्या रिक्वायरमेंट है, और ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि जो हर एटम में अलग अलग हमको देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि जब एटम को एक्साइट किया जाता है तो उससे लाइट निकलती है। क्या निकलती है? लाइट निकलती है। ठीक है ना, एटम को एक्साइट करने से क्या निकलती है? लाइट। तो ये जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पर इधर देखिए, एक सेकेंड, इसको लेते हैं अपन, दिस। तो यहां पर हमारे पास एटम्स हैं इस तरह से। तो ये जो एटम्स होते हैं, दिस, ये एटम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एटम आपस में एक इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो भी आप इसको कहिए, आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, और वाइब्रेट होते हैं। तो हमने कहा भाई कि एटम से लाइट निकलती है और वो लाइट हमको दिखती है, लाइट आपको दिखती है। ठीक है, तो वो कैसे निकलती होगी? तो उसके बारे में सोचा गया कि ये एटम जब वाइब्रेट होते हैं इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है ना, इनर्शिया के कारण ऐसे वाइब्रेट होते हैं, तो वाइब्रेशन होने से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। लेकिन बाद में हमको ये पता चला कि कैथोड ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में अगर हम एक ट्यूब में गैस भर दे तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, गैस के एटम बहुत दूर दूर है। इसको जब एक्साइट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराकर, तब भी लाइट निकलती है। तो अभी आप बोल रहे हो कि लाइट निकलने का रीजन क्या है? एटम का वाइब्रेशन। तो एटम के वाइब्रेट होने से लाइट निकलती है। क्यों वाइब्रेट होता है? क्योंकि एटम दूसरे एटम से कनेक्टेड है एक स्प्रिंग जैसे फोर्स के कारण। तो वो वाइब्रेट होता है, तो इलास्टिसिटी के कारण वाइब्रेशन आता है, तो उससे लाइट निकल जाती है। इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में एक एटम से दूसरा एटम बहुत दूर है, इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो फिर तब भी लाइट निकलती है। तो क्यों निकल रही है? तो एक्चुअली में आप एटम का फील लाइट से ही लेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं कि लाइट निकलती कैसे है, और उस लाइट के कैटेगराइजेशन के बेसिस पर अपन को बहुत सारे एटम्स मिलते हैं जो अलग अलग नाम रखते हैं, अलग अलग कैटेगरी रखते हैं, अलग अलग प्रकार की लाइट निकालते हैं। समझ में आई बात? चलिए अभी हम आपको बताएंगे उसको डिटेल में। फिलहाल इतना आपको समझ में आया होगा कि पहले ये सोचा गया कि एटम के नाम अलग अलग क्यों हैं। तो भाई हर एटम की कुछ स्पेशलिटी होगी, तो हमने लाइट को पकड़ा, क्योंकि एटम को एक्साइट करने से लाइट निकलती है। लेकिन जब एटम का एक ढेर हम लेते हैं, सॉलिड मटेरियल लेते हैं, उस पर जब लाइट को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के लाइट निकालते हैं, तो इसके लिए एक थ्योरी बनाई हमने कि एटम वाइब्रेट होता है, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इलास्टिसिटी में वाइब्रेट होगा तो उससे लाइट निकलेगी। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट भी हमने कर रखे थे कि एक ट्यूब में गैस भर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तब भी लाइट निकलती है। उस समय एक एटम का दूसरे एटम से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ऐसे ऐसे मटकना नहीं है, तो फिर कैसे लाइट निकल सकती है? तो इसका मतलब लाइट निकलने के पीछे का रीजन कुछ और है, कोई और चीज है जो लाइट निकालती है। तो वो क्या चीज है, उसी को हमको समझना है। आइए अब हम बात करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो डाल्टन साहब ने क्या बताया कि इस नेचर में मैटर का सबसे छोटा पार्ट है एटम, जिसको उन्होंने बताया ये एटम अकेला, इससे छोटा कोई और नहीं होता। उसके बाद थॉमसन साहब आए। थॉमसन साहब ने अपना कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और उसमें डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने एक मॉडल दे दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे हम खीर बनाते हैं, खीर में काजू किशमिश डालते हैं, घोल के रख देते हैं, तो वो एक प्लम पुडिंग मॉडल आपको देखने को मिलता है। वैसा इन्होंने सोचा एक मॉडल, ठीक है ना। तो वो मॉडल कैसा था?
वो प्लम पुडिंग मॉडल था, इस तरह सा वाटरमेलन जैसा, ये जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रेड कलर का जो भरा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी रेड कलर का जो भरा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ऐसा दिख रहा है बीजा बीजा टाइप का दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बीज टाइप के दिख रहे हैं, सीड टाइप के दिख रहे हैं, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो रेड कलर का है वो सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये इन्होंने एक मॉडल सोचा जे थॉमसन साहब ने, ठीक है, ओके। तो इसके मॉडल को अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, ओके। सेकेंड पॉइंट में ये कहता है एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस पर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, इसलिए एटम को न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया, लेकिन ये मॉडल ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि इनके एक और स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, जो इस चीज को समझना चाहते थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में चुपके क्यों रह सकते हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हो सकता है दूर हो कहीं पर, ठीक है, और अगर वो दूर है तो फिर एक प्रॉब्लम यहां पर ये भी है, क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग प्लेनेटरी मोशन जानते हैं कि सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो वो क्यों घूम रहे होते हैं, तो उनकी स्टडी हमको पता है कि सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण वो उसके चारों तरफ घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि जब प्लेनेट के पास वेलोसिटी है मतलब मोशन है और एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी के कारण सीधा जाना चाहता है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाता है, तो वो चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है। तो रदरफोर्ड का मानना भी यही था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पर है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ चिपके नहीं है थॉमसन के अकॉर्डिंग, बल्कि उससे दूर है, कहीं ऑर्बिट में बैठे हुए हैं, और वो बैठे भी नहीं है, वो चल रहे हैं, और चल रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं रह सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनको सेंटीमीटर फोर्स मिल रहा होगा, इसलिए वो उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। ये ऐसा सोच रहे थे वो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तो उसको वो प्रूव करने के लिए, एक मॉडल बनाने के लिए, एक और इनके ही स्टूडेंट थे गीगर एंड मार्सडन, ये रदरफोर्ड साहब हैं, उनके स्टूडेंट थे गीगर एंड मार्सडन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पर है, बाकी जो नेगेटिव चार्ज है वो आसपास ऑर्बिट में घूम रहा होगा। तो ये एक गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे जरा, जहां पर इसमें क्या है, यहां पर इन्होंने क्या किया, देखिए एक सोर्स लिया, ठीक है, एक सोर्स लिया, इस सोर्स ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल काफी भारी होता है, ठीक है, और इसका चार्ज भी ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एक यूरेनियम मटेरियल लिया, इससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अब इन अल्फा पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करने के लिए इन्होंने यहां पर लेड की ब्रिक्स लगाई। क्या लगाई, ब्रिक्स। तो जो अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन बीच में एक छोटा सा होल रखा है जिसमें से जाने वाला अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट हो जाएगा, एक बीम की तरह जाएगा और अपने टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। किया इन्होंने। फिर इसके बाद यहां पर एक फॉइल बनाई, गोल्ड की फॉइल ली, क्योंकि गोल्ड अपनी एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, उसके कारण गोल्ड को हम कितना भी फैलाते चले जाएं, और भारी भी होता है, डेंसिटी भी हाई होती है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा फैला भी देंगे ना तो वो टूटता नहीं है। और हमने उसको इतना पतला किया, लगभग आप देख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर थिकनेस वाला इतना हमने गोल्ड फॉइल लिया यहाँ पर, ठीक है। बहुत पतला हम कर सके, जितना कर सकते तो उतना पतला को किया कि आप यहाँ से देखोगे तो सामने आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट जैसा दिखेगा। इस तरह से हमने उसको किया, इतना पतला किया। अब हमने क्या किया, इस पर अल्फा पार्टिकल डाले। तो जब हमने इस पर अल्फा पार्टिकल डाले, ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, गीगर एंड मार्सडन कर रहे हैं, जो उसके स्टूडेंट थे, ठीक है। तो ये बड़े शैतान थे और ये काम करते रहते थे। तो पहले रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उनको तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब इन दोनों ने किया बाद में दिमाग लगा के, तब ये बात चीज समझ में आई। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ से सोर्स पार्टिकल से स्ट्रेट करने के लिए लेड की ब्रिक्स लगाई गई कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और अब जो अल्फा पार्टिकल जाएंगे वो स्ट्रेट जाएंगे और उसको हम डालेंगे
गोल्ड की फॉइल पर, जिसको हमने काफी पतला कर लिया है, ठीक है, थिन कर लिया है। अब यहां पर हम क्या करना चाहते हैं भाई, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अगर जितने भी एटम्स हैं गोल्ड के, जो भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो एक ही जगह पर होगा तो ये अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा और वो वापस आ जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला? अच्छा, दूसरी बात, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, जाने के बाद अल्फा पार्टिकल टकराएंगे इस फॉइल से और कुछ इसमें से आर पार चले जाएंगे। तो आर पार चले जाएंगे तो उसके लिए यहां पर हमने एक डिटेक्टर लगा के रखा हुआ है, जिस पर जिंक सल्फेट की स्क्रीन है, जिस पर जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो चमक आएगी, तो उससे हमको काउंट कर जाएंगे कि इतने अल्फा पार्टिकल आके टकरा चुके हैं। ये सब चीज थी, ठीक है। अब इधर देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया, किस चीज का ग्राफ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इस फॉइल को क्रॉस करके कितने आए, ठीक है, और कितने एंगल पर आए। तो ये हमने ग्राफ बनाया। तो हमने देखा यहां पर इस ग्राफ में क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो 10 टू की पावर 6, 10 टू की पावर 5, इतने ज्यादा पार्टिकल वो 0 से 20 डिग्री में ही क्या हो जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। 0 से तो मुड़ते नहीं है, सीधे ही चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। एक हाथ पार्टिकल ऐसा होगा 0 से 10 के बीच में, एक हाथ पार्टिकल ऐसा हमको देखने को मिला जो 180 डिग्री पर टर्न हुआ। कितने डिग्री पर टर्न हुआ? 180 डिग्री पर टर्न हुआ होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रदरफोर्ड ने तो निष्कर्ष निकाल लिया था क्या कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, सारे पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, मुड़ते फुड़ते नहीं है, सीधे ही चले जाते हैं, ठीक है। नो फोर्स एक्टिंग, नो कोलिजन विद इन 1 डिग्री, ना वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना वो मुड़ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं 1 डिग्री पर। सो अ वेरी स्मॉल पार्ट रिफ्लेक्टेड बैक 1 आउट ऑफ 8000, ठीक है ना। तो बहुत कम पार्ट ही उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड ने देखा, स्टार्टिंग में तो पता चला कि सारे पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं, कोई भी वापस लौट के नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें मार्जन नाम का एक जो बच्चा था वो बड़ा ही शौकीन था साइंस का, उसने ये एक्सपेरिमेंट छोड़ा नहीं, उसने किया, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बार किया, ठीक है, वो करता रहा और रीडिंग भी लिखता था। तो जब रीडिंग भी लिखता था, ये एक्सपेरिमेंट भी करता था, तो गलती से क्या हुआ कि एक पार्टिकल वापस आ गया। उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसको पता चला कि एक पार्टिकल वापस आया। लेकिन जब ये वाली बात रदरफोर्ड के सामने चली कि सर एक पार्टिकल वापस आया था जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उनने कहा कि भाई एक पार्टिकल आया तो क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी उसको आने की। तो आइए उसको समझते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, एक पार्टिकल आया तो क्यों आया। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो कैरम बोर्ड की जो बाउंड्री होती है वो काफी सॉलिड होती है। तो स्ट्राइकर से जब गोटी जाती है ऐसे टकरा के, या स्ट्राइकर ही जाता है, तो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। तो स्ट्राइकर जब गोली से हिट करेगा, गोटी से हिट करेगा, तो उसको तो वो उड़ा देगा, लेकिन जब बाउंड्री से हिट करेगा तो खुद वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और सामने पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो उससे हल्का हुआ तो भाई साहब उसको टकरा के उसको उड़ा देगा। और अगर वो पार्टिकल बहुत भारी हुआ तो चांसेस ये बन रहे हैं कि ये उससे टकरा कर वापस आ जाएगा। तो अगर वो वापस आया है तो इसका मतलब यही पॉसिबल हो सकता है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वहां पर एक जगह पे खड़े हो, इकट्ठे खड़े हो, तभी ये अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आया हो। एक पॉजिटिव चार्ज की औकात नहीं है उसको वापस करने की, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ होंगे, वहां पर खड़े होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ होगा, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट करके फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि स्पेस इन द एटम इज मोस्टली एम्प्टी। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो साइज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बाद में काइनेटिक थ्योरी से भी हमने निकाला हुआ है, एटम का साइज 10 टू की पावर -10 मीटर होता है। और इसमें से भी जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10 टू की पावर -14 मीटर होता है। अभी आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, इतना कम होता है, यानी कि एटम के साइज से इतना कम होता है पूरा न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस का साइज 10 टू की पावर -14 मीटर होता है, एटम के साइज से 10,000 गुना छोटा। तो कोई चीज इतनी छोटी है और एक ही जगह पर रखी है, तो उसके चारों तरफ का स्पेस कैसा होगा, एम्प्टी होगा, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया होगा। दिस इज द रीजन। तो स्पेस इन द एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ओनली 0.14% स्कैटर मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में ही सारे चले जाते हैं। ओनली 1 आउट ऑफ 8000 रिफ्लेक्टेड फॉर
मोर देन 90 डिग्री। तो 1 से लेके 8000 के बीच में जो होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या होते हैं, बेंड होते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया कि एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर टुगेदर एट वन लोकेशन एट द सेंटर। तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जरूर एक ही जगह पर होगा, जिसको मैं एक सेंटर बोलता हूं। उस सेंटर का इन्होंने नाम रखा न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस हैड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास। तो यानी कि पूरा का पूरा चार्ज भी वही है और उन सभी पार्टिकल का जो भी मास है वो भी वहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। Therefore it had capability to reflect heavy positively alpha particle। तो ये अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट करने की ये कैपेबिलिटी है, नहीं तो क्यों होगा, अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर क्यों वापस आएगा, एक आया तो उसी वजह से आया होगा। थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट टू बी अबाउट 10 टू की पावर -14 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज अभी हमने कैलकुलेशन करके निकालेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो इतना आता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी साइज ऑफ एटम दिस। तो काइनेटिक थ्योरी से हमको पता था कि एटम का साइज 10 की घात -10 मीटर होता है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज उससे 10,000 गुना और छोटा होता है। तो एटम न्यूक्लियस के साइज से एटम का साइज इतना बड़ा होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस एक जगह पर है, एक पॉइंट पर है, बाकी सब कुछ इम्पिटी है। तो उस इम्पिटी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इम्पिटी में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है ना। सो वन न्यूक्लियस इम्पिटी स्पेस 10,000 टाइम। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे की बात समझते हैं। अब एक नई क्वांटिटी में स्टडी करते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल। कि ये जो अल्फा पार्टिकल हम डालते हैं, फॉइल से टकराते हैं, फॉइल से सीधे चले जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, तो उनकी ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली में होगी कैसे। तो देखिए ये न्यूक्लियस है। अब ये डिसाइड हो गया कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ होंगे, सर न्यूक्लियस पर होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है पूरा का पूरा इकट्ठा, तभी उसकी औकात है अल्फा पार्टिकल को वापस भेजने की, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत भारी है। अब जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो वो पार्टिकल सीधा चला गया होगा विदाउट डेविएशन, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के थोड़ा सा पास में है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो उस रिपल्सन के कारण ये पार्टिकल ऐसे आया होगा, और जैसे ये फोर्स लगाया होगा तो ये साइड में चला गया होगा ऐसे। इसी तरह से नीचे भी ऐसा हुआ होगा, ऐसे चला गया होगा। और जो अल्फा पार्टिकल इसके बहुत पास होगा, तो वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया होगा, ऐसे यहां पर नीचे डिफ्लेक्ट हुआ होगा। और एक हद अल्फा पार्टिकल पक्का ऐसा होगा जो जस्ट न्यूक्लियस के सामने होगा, वो अल्फा पार्टिकल यही ने खेल कर दिया और वो वापस आ गया। इसका मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जहां रखा है, इसलिए वो वापस आया है। तो ये एक्चुअली में उसकी ट्रेजेक्ट्री हो गई, किसकी, अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री हो गई। समझ में आई बात। अच्छा, अब यहां पर ये अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा था, लेकिन न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एक्चुअल पाथ से और इसके सेंटर से, न्यूक्लियस का भी सेंटर होगा ना भाई, न्यूक्लियस भी तो एक स्फीयर टाइप का है, उसका एक सेंटर होगा। तो उस सेंटर से ये जो डिस्टेंस आता है, ये जो डिस्टेंस आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। कि फोर्स के इंपैक्ट की वजह से वो मुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर। जो कि हर अल्फा पार्टिकल का अलग अलग होगा उसके सेंटर से, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल तो यहां से, उसका सेंटर इस सेंटर से इतनी दूरी पर था, उस इंपैक्ट की वजह से मुड़ा है। और एक अल्फा पार्टिकल इसके सेंटर से इतनी दूरी पर था, तो उसके इंपैक्ट से मुड़ा है। तो हर किसी का इंपैक्ट पैरामीटर अलग अलग हो सकता है, कि इतने फोर्स की वजह से जब वो जहां आया तो वो ऐसे चला गया। इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो ट्रेजेक्ट्री में एक चीज ये बनी कि इंपैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ गिवन अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं, बढ़िया बात है। चल आगे देख। अब इसमें एक खास बात बताता हूं, डिस्टेंस अप्रोच क्या होती है। अब डिस्टेंस अप्रोच से ही हम न्यूक्लियस का साइज निकालेंगे। डिस्टेंस अप्रोच हम उसको कहते हैं कि वो वाला अल्फा पार्टिकल जो इसके पास गया वो वापस आया। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जहां तक वो अल्फा पार्टिकल आया, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहेंगे। चलिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, मतलब क्या है। जैसे ये न्यूक्लियस है आपका बेटा, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब एक अल्फा पार्टिकल हमने भेजा यहां से, जिसकी एनर्जी बहुत से बहुत कम होगी, एनर्जी ज्यादा एनर्जी वाले भी अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, टेंशन नहीं लेनी। तो ये एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और यहीं से लौट कर आ गया, क्योंकि इसका इतना ज्यादा रिपल्सन का फोर्स था कि वो उसके पास जा ही नहीं पाया, यहीं से लौट आया। और ये डिस्टेंस हमने देखा, मान लीजिए वो है 10,
ये डिस्टेंस के सेंटर से 10 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से तो ये लौट के ही आया है, 10 से छोटा ही होगा। सही बात है। अब हमने दूसरा अल्फा पार्टिकल भेजा, वो अल्फा पार्टिकल गया, ज्यादा ताकत वाला था, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला था, इसने इसकी फोर्स का ज्यादा से ज्यादा विरोध करके वहां तक उसके पास जाने की कोशिश की और फिर वापस आया, और ये डिस्टेंस के सेंटर से मान लीजिए 6 है। तो अब ये तय हो गया कि भाई इस न्यूक्लियस का साइज 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही हो सकता है, क्योंकि 6 से तो वापस आया है ना, ये 6 के एरिया से तो वापस आ गया ना भाई। हमने एक और अल्फा पार्टिकल भेजा और ताकत वाला था, ऐसे करके वो आ गया 4 से वापस। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस का साइज 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 से छोटा होगा। एक हाथ अल्फा पार्टिकल इतनी ताकत वाला होगा जो ठीक इसकी बाउंड्री से वापस आया होगा, जस्ट इसकी बाउंड्री से, और ये डिस्टेंस मान लीजिए इसका है 2 सबसे ज्यादा एनर्जी वाला था जो इसकी बाउंड्री तक गया और बाउंड्री से वापस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियस का साइज ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 10 है, ना ही 2 है। 2 से कम ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से तो वापस ही आया है। तो ये बाउंड्री से आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने बाउंड्री से आया है तो हमने रेडियस तक का डिस्टेंस बता दिया ना, कि सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अप्रोच था। तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो इसके जस्ट सरफेस से वापस आया होगा टकरा कर, ज्यादा एनर्जी वाला होगा। तो उसने ही इस खेल कर दिया भाई साहब, इसकी डिस्टेंस का पता लगा दिया कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14 मीटर होती है। दिस इज डिस्टेंस क्लोजेस्ट या अप्रोच डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्या बताया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम डी बोलेंगे, कि कौन सा अल्फा पार्टिकल उसके ज्यादा पास से होकर वापस आया, तो न्यूक्लियस का साइज उससे बड़ा नहीं होगा, उसके अंदर ही होगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी फॉर एन अल्फा पार्टिकल्स इन द लाइन टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल वेयर इट स्टॉप, मतलब उसके पास जाता है, फिर स्टॉप होता है, फिर उसके रिपल्सन के फोर्स से वापस आता है, एंड रिटर्न बैक। तो उसके पास गया होगा, रुका होगा, फिर रिपेल होके वापस आया होगा। दिस डिस्टेंस गिव्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यही डिस्टेंस जो होता है वो उस न्यूक्लियस का एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया देता है कि भाई इसका साइज इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? चलो, पीडीएफ आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम उस डिस्टेंस से निकालेंगे इसका साइज। तो उसके लिए हमने एक कैलकुलेशन की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एस्टिमेट ऑफ न्यूक्लियस साइज। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया कि यहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। तो यहाँ से भी वापस आएगा, तो उसकी लोकेशन और इसके न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हमने लिख दिया R0। क्या लिख दिया? R0। वही न्यूक्लियस का रेडियस है, यानी कि इतना बड़ा न्यूक्लियस है अपने पास। तो हमने बताया, तो उसके लिए कुछ काम करना है। पहली बात तो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बताइए? फोर्स ऑफ रिपल्सन, कूलम फोर्स लगेगा। बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये चल रहा है, तो इसके बाद कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि ये रुकता है फिर वापस आता है। तो भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो एनर्जी तो लॉस नहीं हो सकती, तो एनर्जी का क्या हुआ? वो कन्वर्जन हुआ होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक जाके इसने पोजीशन चेंज किया, तो ये उसकी क्या बन गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी बन गई होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी का सम जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, नाउ चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैं Q1 बोलता हूं, और अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2E। ठीक है। दूसरी बात, चार्ज ऑन अ स्कैटरिंग न्यूक्लियस। ये जो स्कैटरिंग न्यूक्लियस है, यानी कि ये स्कैटर कर रहा है अल्फा पार्टिकल को, उसका चार्ज हमने माना ZE। जेड एटॉमिक नंबर हो गया कि भाई गोल्ड के अंदर 79 एटम्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, 79 उसका एटॉमिक नंबर है। इतने उसके बाद क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जेड का मतलब ये है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करता है। तो जेड हो गया, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसको हम ई बोलेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा? ZE हो जाएगा। सो वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल एटम्स। ठीक है, ओके। अब आगे की बात करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल।
अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमको पता है, हाफ mv² होता है। ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाती है में पोटेंशियल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस कितने डिस्टेंस पे जीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी? जब वो r0 डिस्टेंस पे पहुंच जाता है तब जीरो हो जाती है। तो इस डिस्टेंस के कारण इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R होता है। तो यहां पर कांस्टेंट की जगह मैं K लिख रहा हूं, Q1 Q2 बटा R0। तो अब कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही है, Q1 का चार्ज हमने माना है अल्फा पार्टिकल का चार्ज दिस, और Q2 का चार्ज जो गोल्ड है उसका चार्ज माना है ZE। ठीक है साहब, ये आ गई। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का। ये किसका आ गया? काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो क्या बनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने लगाया बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का जी अभी हमने निकाला दिस। तो यहां से हम R0 निकाल सकते हैं, यहां से हम R0 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? तो देखो जरा ध्यान से, आप कह सकते हैं, ये मैंने सॉल्व किया इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं? के अल्फा बोलते हैं, सही है। तो ये के अल्फा है, तो ये के अल्फा नीचे जाएगा तो R0 इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके सामने दिस, ये फॉर्मूला आ जाएगा 2kZe² बटा के अल्फा दिस। और अगर आप के अल्फा का फॉर्मूला रखेंगे तो हाफ mv² होता है, तो हाफ का 2 ऊपर जाएगा तो उसको बना देगा 4 और नीचे आ जाएगा mv। तो ये भी फॉर्मूला होता है किसका? R0 का। दिस इज अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस, ठीक है ना। ये अब इसमें हम सबकी वैल्यू रखेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हमको करनी है। के का मतलब 1/4πε0 यानी कि 9 × 10⁻⁴ क्या होता है? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो चलिए अल्फा पार्टिकल के जो एक्सपर्ट हमने किया उससे हमने साइज निकाला। कितना साइज निकाला आइए समझते हैं कैसे निकाला। सो इन वन ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी, तो जो अल्फा पार्टिकल चुने गए थे इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी एनर्जी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। सो तो काइनेटिक एनर्जी दिस, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एसआई सिस्टम में एनर्जी जूल में काउंट की जाती है। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? 10⁻⁴। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हमने लिखा दिस नंबर। तो ये काय में कन्वर्ट हो गया? जूल में कन्वर्ट हो गया। काय में कन्वर्ट हो गया? जूल में। अब एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड का कितना होता है? 79 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा। तो यहां पर इस के की वैल्यू ये दिस, तो यहां पर रखी ये वैल्यू, देखो दिख रही है आपको। जेड की वैल्यू दिस, ये रखिए देखो जेड की वैल्यू। ई चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो हमको याद ही रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाया, देखो ये स्क्वायर लगा है। ये वाला 2 देखो ये लिखा है। कितनी एनर्जी के पार्टिकल लिए गए? ये पूरी एनर्जी ये लिखिए। इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली तो वैल्यू आती है 4.13 × 10⁻⁻14 मीटर, और 10⁻⁻14 मीटर को बोलते हैं फर्मी मीटर। तो ये जो R0 आता है न्यूक्लियस का वो कितना आता है? यस, वो आता है 41.3 फर्मी। ये लिखा है, हाँ 41.3 फर्मी आता है। इतना छोटा रेडियस हमने निकाला। देख सकते हैं ये किसका साइज है? न्यूक्लियस का साइज है। समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसमें एक दो न्यूमेरिकल इंपैक्ट पैरामीटर पे भी पूछे जाते हैं, तो उसका आप फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो बी होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 ZE² cot θ/2 बटा अल्फा पार्टिकल की एनर्जी। ये जो थीटा है स्कैटरिंग एंगल है जो आपको गिवन होगा, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है और मास फास्ट दिया है तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे हाफ mv², तो उससे हम इसकी कैलकुलेशन करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर पर सवाल आता है तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर करके दिखाया हुआ है एनसीईआरटी का। ये सवाल क्या है? गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस दिस अल्फा पार्टिकल? 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल के लिए वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट हमने कितनी निकाली थी? वो निकाली थी 5.5 के लिए। कितनी आई थी बेटा?
5.5 के लिए आई थी 41.3 फर्मी मीटर, ये साइज आया था। लेकिन जब हमने ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल लिया तो कितना आएगा, तो वही गोल्ड वाला एक्सपेरिमेंट है। तो अब आपको जूल में मैंने बता दिया, गोल्ड का एटॉमिक नंबर हमको पता है 79 होता है। ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 2k। ये k से काइनेटिक एनर्जी मत समझना, ये कांस्टेंट है, कूलाम कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला हमको पता है 9 × 10⁹, मतलब वैल्यू हमको पता है। और 2 तो ये 2 है ही, इसकी जगह 79 ई की वैल्यू हमको पता है, अल्फा पार्टिकल पर। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है दिस। तो बच्चे रट के चले जाते हैं, और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो अच्छे से आप याद भी रख लेंगे इसके फिगर को, कि सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है 29.5 × 10⁻15 मीटर आती है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, इसको हम 30 लिख सकते हैं दिस। तो 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखने वाले अल्फा पार्टिकल के लिए न्यूक्लियर का साइज कितना आया, 30 फर्मी मीटर आया। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया, उस मॉडल में क्या सोचा, ये सब चीजें की उसने। तो उसने अपना जो मॉडल बनाया, तो मॉडल में माना कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, उन प्लैनेट्स के पास एनर्जी होती है, मोशन होता है, तो उसके कारण वो सीधा जाना चाहते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो मुड़ जाते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो वैसे ही इसने अपना मॉडल भी बनाया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंटर में होगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्लैनेट्स की तरह उस एक ऑर्बिट होगी, उसमें वो घूम रहे होंगे। तो ये उनका एटॉमिक मॉडल बन गया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड massive central core in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. This core is called nucleus. तो पूरा मास सेंटर पर रखा है, जिसको न्यूक्लियस बोला गया है। The size of nucleus this much, ठीक है, is very small as compared to size of atom. तो एटम के साइज से ये बहुत छोटा होता है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया अपने मॉडल का, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट नेगेटिवली चार्ज, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, एंड द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना है आपका एटम, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, इसलिए उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, ये इनका मॉडल है, प्लैनेटरी को देखकर ये मॉडल बनाया गया है। समझ में आई बात। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट। तो जो भी एटम्स के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे, अलग अलग ऑर्बिट्स में वो घूमेंगे। जैसे प्लैनेट्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये मॉडल बना। अब इस मॉडल को बनाकर वो कुछ कैलकुलेशन करना चाहते थे। क्या कैलकुलेशन करना चाहते थे, जैसे हम कहते हैं कि एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो उसके पास एनर्जी है, चलने के कारण काइनेटिक एनर्जी है, और अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तभी वो घूम रही होगी। अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो गिर जाएगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके पास एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी है वो हम निकालना चाहते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए घूमने का प्रिंसिपल हमको पता है। क्या प्रिंसिपल पता है कि सेंटीमीटर फोर्स एक कैलकुलेशन है जो कोई नेचुरल फोर्स देता है। तो वो नेचुरल फोर्स जहां पर कौन है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मोस्टली जितनी भी कैलकुलेशन इसमें आएगी हाइड्रोजन एटम के लिए आएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चल रहा है कुछ वेलोसिटी से v से। ठीक है, इसका चार्ज नेगेटिव है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये प्रोटॉन है, इसका चार्ज प्लस ई है। ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कुछ डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस r है। तो इस वेलोसिटी से जब ये घूमेगा तो इसके पास सेंटीमीटर फोर्स होगा, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ये सेंटीमीटर फोर्स किसने दिया, इन दो चार्जेस के बीच लगने वाले कूलाम फोर्स ने दिया। उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 q1 q2/r स्क्वायर, और q1 q2 यहां पर दोनों का चार्ज सेम है तो e² आ गया। तो यहां से हमने ये किया। अब ये r से एक r मर जाएगा, तो यहां पर
एक आर बचेगा, तो एक आर निकालने के चक्कर में ये वाला आर मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो ये वाली क्वांटिटी को कहाँ ले जाऊंगा, नीचे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आर का ई स्क्वायर बटा 4π/0 mv स्क्वायर। तो ये हमने निकाल ली इस हाइड्रोजन एटम की रेडियस, ये रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन की। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये याद रखना है आपको अच्छे से कैसे आई, कंसेप्ट याद रखना है। यहां से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो v को इधर ले जाऊंगा, आर को नीचे ले जाऊंगा, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, ये आ गई वेलोसिटी। अच्छा, ये पार्टिकल घूम रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज किए इन्होंने। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर देखिए v स्क्वायर को मैं यहां ले जाऊंगा और r को नीचे ले जाऊंगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो m से m ऊपर वाला m कट जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ई स्क्वायर बटा 8π/0 r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ 4π/0 q1 q2 बटा r। अब सर माइनस क्यों आ गया, क्योंकि एक का चार्ज पॉजिटिव है, एक का चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की निशानी है नेगेटिव साइन। तो यहाँ नेगेटिव साइन ही यही बताता है कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तो सेम आ जाएगा, Q1 की जगह E आ गया, Q2 की जगह भी E आ गया। तो इनमें से एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है, और E की पावर क्या है, स्क्वायर है, दिस। तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने टोटल एनर्जी निकाली कि उस ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, क्योंकि उसके पास डिस्टेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी है और चलने के कारण काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल कितनी है, तो वो टोटल एनर्जी हम निकालते हैं ऐड करके। तो काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर बटा 8π/0 r, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है दिस, ये टोटल एनर्जी। तो उस ऑर्बिट में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है बताइए, ये होती है माइनस ई स्क्वायर बटा 8π/0 r होती है, ठीक है। और ये नेगेटिव होती है, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा, उसको जाने नहीं देगा, बांध के रखेगा, इसलिए हम इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस देन रिवॉल्व अराउंड इट, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। थॉमसन के अकॉर्डिंग चिपका नहीं रहता, उसके पास एनर्जी होती है, वो घूमता है, जैसे प्लेनेट घूमते हैं। अगर हम उसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे तो उसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। एनर्जी जीरो होने का मतलब एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी बढ़ना स्टार्ट कहां से हो रही है, नेगेटिव से। तो आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी तो एनर्जी जीरो हो गई। और एनर्जी जीरो कब हो सकती है, जब आर आप इन्फिनिट कर देते हैं, जब आप डिस्टेंस को इन्फिनिट कर देते हैं, यस। तो इन्फिनिट, सॉरी सही बोला मैंने, आर को, हाँ यस, आर को इन्फिनिट किया है, तो इन्फिनिट से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। उस समय इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा और चला जाएगा छोड़कर, घूमने वाली ड्यूटी से खत्म, काम खत्म उसका। चलिए, समझ में आया। चलिए, अब इसके लिमिटेशन है इस रदरफोर्ड के मॉडल के, तो मैं आपको लिमिटेशन बताता हूं इसका क्या लिमिटेशन है। इधर देखिए जरा, इसमें क्या प्रॉब्लम आई, पहले इसकी प्रॉब्लम समझा देता हूं मैं आपको, रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, पहले इसमें ये है, चलो मैं प्रॉब्लम समझाता हूं आपको। उसके लिए अपन एक स्लाइड लेते हैं, इस स्लाइड में ये लेते हैं। देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल में फिर प्रॉब्लम आया, पहले थॉमसन के मॉडल में जो प्रॉब्लम आया उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड ने सॉल्व कर दिया, अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी प्रॉब्लम आया, उसको भी कोई सॉल्व करेगा, बताइए कौन सॉल्व करेगा। इधर देखिए, तो यहां पर ये प्रॉब्लम आया कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होता है, तो हमने पढ़ रखा है रेडिएशन वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तो वो अपने में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। क्या निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी करती है, तो इसने कुछ एनर्जी अपने में से निकालती है। अगर ये अपने में से एनर्जी को निकाल देगा तो इसकी खुद की एनर्जी का क्या होगा, कम हो जाएगी। और अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये इस ऑर्बिट में तो नहीं घूम पाएगा, इसको नीचे आना पड़ेगा।
और लगातार ये चल रहा है और एनर्जी निकालते जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एटम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरल शेप बनाकर न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाली एक प्रॉब्लम आई कि भाई इसमें से एनर्जी निकलती है, तो उस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, ये चीज आ गई। तो यही चीज यहां पर आती है लिमिटेशन में, एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड इज expected to radiate energy to remain in a circular orbit. The electron would need to undergo acceleration, therefore it would radiate energy. Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly अनस्टेबल, यानी कि आपका जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि उसकी ऑर्बिट फिक्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है। देयरफॉर मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट, बट वी नो मैटर एग्जिस्ट, इट मींस दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा है, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ द एटम, कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि यहां घूमेगा या फिर और कहीं घूमेगा, ये तो कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं थे ये, इस वजह से ये वाला जो मॉडल जो था वो ज्यादा कुछ चला नहीं। आगे लिखा हुआ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द सुइटेबिलिटी ऑफ एन एटम व्हेन चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो चिपक के रहना चाहिए, तो दूर क्यों है। तो बहुत सारी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया और फेल्ड हो गया। ठीक है, अब ये फेल हो गया, तो इसके फेल होने के बाद एक और हमारा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल बना, नील्स बोर ने बनाया था, ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने उसको समझा और बनाया, सोचा उसके बारे में, लेकिन उस चीज का इनके पास मैथमेटिकली कोई सबूत नहीं था। तो इन्होंने उसके बारे में सोचा कि ये जो आपके एटम में जो प्रॉब्लम आ रही है रेडिएशन वाली, उसको मैं दूर कर देता हूं, उसके लिए मैं कुछ आपसे कहता हूं कि ये आपका जो मॉडल है वो इस तरह से काम करेगा। इसका क्या प्रूफ है वो मेरे पास नहीं है, बट ये ऐसे काम करेगा, ये मैं बताना चाहता हूं। उसे हम बोलते हैं बोर के पोस्टुलेट। ठीक है, मैथमेटिकली कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसे आप बोलोगे तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाद में जाके बोर ने जो भी कुछ बताया था वो भाई साहब बिल्कुल सच भी निकला, क्योंकि डी ब्राहे ने, अब डी ब्राहे पिछली क्लास में आपको बताया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्राहे के बारे में बात की गई थी, तो डी ब्राहे साहब ने इनके पोस्टुलेट को प्रूव भी किया। उससे ये क्लियर कट हो गया कि यस, जो बोर का सोचना है वो सही सोचना है। ठीक है, अब इनका क्या सोचना था वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो पहली जो इन्होंने ऑर्बिट वाली बात की कि रदरफोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, तो एनर्जी रिलीज करता रहता है, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ना घूमकर धीरे धीरे एनर्जी रिलीव करके एटम के अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो उसके बारे में इन्होंने ये कहा कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, यानी कि एटम के चारों तरफ स्टेबल ऑर्बिट होती है, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानेंगे। जब तक आपका ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसको कोई खर्चा नहीं देना। क्या नहीं देना? कोई खर्चा नहीं देना, यानी कि वो अपने में से कोई भी एनर्जी को निकालेगा ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकालेगा ही नहीं। उसको इन्होंने बताया अपने पोस्टुलेट में, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसको उन्होंने बोला स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम। तो ये एटम की एक स्टेशनरी स्टेट है, यहां पर जब तक इलेक्ट्रॉन है तब तक उसको कोई खर्चा नहीं देना, कोई एनर्जी नहीं निकालेगा भाई। ठीक है, अब दूसरी बात कि रदरफोर्ड ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, दूसरा वहां घूम रहा है, कोई मतलब प्रूफ नहीं था, मतलब ऐसे बोल दिया कि ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बोर्स ने ये बताया कि नहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इतनी हाइट पे घूम रहा है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस हाइट से थोड़ी दूरी पर नहीं होगा, उससे 4 गुना दूरी पर होगा। तो वो कैसे एक्सप्लेन किया? तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई कोई भी चीज घूम रही है तो घूमने वाली चीज के पास क्या होती है? एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है। अगर जिसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा
तो वो पास में कैसे घूम सकती है, छोटे सर्कल में कैसे घूम सकती है? क्योंकि आप भी ये समझिए एक बात को कि जब आप टर्न लेते हो, अगर वो शॉर्ट टर्न होगा और आप बहुत स्पीड में आओगे तो स्किड कर जाओगे, आप सामने वाले घर में घुस जाओगे, मुड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्न लोगे, लंबा टर्न लोगे, तो आप स्पीड में भी क्या कर सकते हो, टर्न ले सकते हो। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाला है, वो भी पास में घूम रहा है, कम एनर्जी वाला भी पास में घूम रहा है? नहीं हो सकता। रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि कहीं भी घूम जाएगा। तो नील्स बोर ने उसको बताया कि भाई ज्यादा मोमेंटम वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा एनर्जी रखता है, तो वो इस ऑर्बिट में ना होकर बड़ी ऑर्बिट में घूमेगा ताकि वो इजीली घूम पाए और एटम से कनेक्टेड रहे। तो उसके लिए उन्होंने बताया उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, घूमने वाली चीज के बाद क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक नंबर दिया, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमेगा, ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच, लेकिन वो उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2π के। अब इंटीग्रल मल्टीपल से आप पहले भी टकरा चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अगर चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा 1.6, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा 3.2, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा 4.8। ठीक है ना? तो इस तरह से चार्ज आता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 3 इलेक्ट्रॉन, बीच का चार्ज नहीं होता। 1.6 है, 1.7 नहीं हो सकता, 1.8 नहीं हो सकता, 1.6 ही रहेगा, या फिर 3.2 रहेगा। उसी तरह से एक ऑर्बिट का नंबर, इतना मोमेंटम है h/2π, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां है। अगर उसका नंबर 2h/2π हो गया, इसका डबल हो गया, तो वो यहां नहीं घूमेगा, इससे दूसरी वाली ऑर्बिट में घूमेगा जो इससे थोड़ी ज्यादा दूर होगी, ज्यादा मोमेंटम वाली होगी, ज्यादा एनर्जी वाली होगी, जो इजीली इसको घुमा सके उसके अंदर। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, h/2π का। तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, तो यहां पर 1 रखूंगा तो पहला क्वांटम नंबर आएगा h/2π, 2 रखूंगा तो दूसरा क्वांटम नंबर आएगा, मतलब ऑर्बिट की संख्या आ जाएगी, 3 रखूंगा तो थर्ड आ जाएगा। ठीक है? तो अगर कोई ऑर्बिट 2 पर है, तो अगर आप दूसरी ऑर्बिट निकालना चाहते हो तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम, 4 नंबर की ऑर्बिट जो ज्यादा एनर्जी वाली, ज्यादा ऊपर होगी। सो ये समझ में आ गया कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, h/2π का। तो यहां पर h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड होती है। तो एंगुलर मोमेंटम इज L बराबर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। 1 2 3 4, आप यहां पर n की वैल्यू रखते जाइए, इस तरह से आपको मोमेंटम मिलता चला जाएगा। समझ में आ गया? बढ़िया बात है। अब अगली चीज सुनिए। तो पहले पोस्टुलेट में तय कर दिया कि एक ऐसी ऑर्बिट है, जादू वाली ऑर्बिट है, जिसमें अगर आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कोई खर्चा नहीं देना। ठीक है? खर्चा कब देना है, जब आप उसको छेड़खानी कर दो, या तो उसको इस ऑर्बिट से दूसरी में भेज दो या दूसरी से पहली में ले आओ, तो आपको करना है। तो ऐसा करने पर वो आपको एनर्जी दे सकता है। तो वो कैसे देगा, उसको थर्ड पोस्टुलेट में बताया उन्होंने। क्या बताया कि एन इलेक्ट्रॉन में मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। व्हेन इट डज so a photon is radiated having energy equal to energy difference between initial and final state। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इधर देखिए, ये मान लीजिए एक एनर्जी का लेवल है दिस। ठीक है? यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, घूम रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोमेंटम मान लीजिए h/2π है। ये दूसरी ऑर्बिट है, ये नंबर 3 है, तो 3h/2π इसका मोमेंटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे लाइट दी, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, बल्ब में हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन चलता है, तार में इलेक्ट्रॉन चलता है, और तार में इलेक्ट्रॉन चलकर बल्ब के अंदर आता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट में एटम बैठा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन से जाकर टकरा गया, इससे टकरा गया, तो जैसे ही वो टकराएगा और सेम मास है, तो मास सेम होने की वजह से कोलिजन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उनका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। अगर इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन झपाक से करके दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। ज्यादा एनर्जी की ऑर्बिट ऊपर है,
तो ये वहां जाएगा। अब जैसे ही ये यहां पर जाता है, कहां जाता है, दूसरी ऑर्बिट में जाता है, तो वहां पर पहले से ही एंगेज करके रखा हुआ है दूसरे इलेक्ट्रॉन ने अपना एरिया कि मैं घूम रहा हूं, तू कहां से आ गया भाई, कहां से आ गया भाई। तो ये उसको वहां रहने नहीं देगा। अब ये वहां रहने नहीं देगा तो इसको वापस भी आना है। अब वापस आएगा तो ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मोमेंटम से उस ऑर्बिट में रह नहीं पाएगा, क्यों, मुड़ नहीं पाएगा। तो फिर क्या करे, तो भगवान ने इसको, नेचर ने इसको एक साधन दिया है कि जब भाई तू एक्साइटेड होकर ऊपर जाएगा और वापस आएगा तो तू अपने में से इन दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर एनर्जी निकाल सकता है फोटोन के रूप में। क्या बना के, फोटोन के रूप में। तो वो फोटोन ये निकालता है एच न्यू का, उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी का ये फोटोन निकाल देता है और वो फोटोन हमारी आंख में आता है, हमको दिखता है लाइट जल रही है। तो सोचिए लाइट कैसे बनी, लाइट इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से बनी, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर दूसरे ऑर्बिट में जाता है और फिर वो जब वापस आने वाला होता है तो उस एनर्जी गैप के बराबर वो एनर्जी निकालता है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि एटम से लाइट तो निकलती है लेकिन लाइट का एग्जैक्ट मतलब पता नहीं था। तो अब हमको पता चला कि लाइट तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, तब इलेक्ट्रॉन जब वापस आते समय अपनी फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट निकाल देता है। तो एटम के वाइब्रेट होने से लाइट नहीं निकलती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से लाइट निकलती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है। एनीवे, बात समझ में आई होगी आपको। तो एनर्जी निकालता है। तो ये ऑर्बिट में जब आया था इसकी एनर्जी को मैं बोलता हूं इनिशियल एनर्जी, और जब वापस आएगा तो इसकी एनर्जी को बोलता हूं मैं फाइनल एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू, और ये एच न्यू किसके बराबर है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी के बराबर है, दिस। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी ये वाली और फाइनल एनर्जी ये वाली, इन दोनों के गैप को बोलेंगे एच न्यू। तो एच न्यू के बराबर एनर्जी निकलती है, फोटोन हमारी आंख में आता दिखता है हमको। समझ में आई बात। तो ये चीज इन्होंने बताई। ओके जी, समझ में आया होगा। ओके, तो ये वही सब चीजें जहां पर दिखाई गई हैं डायग्राम्स में। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पर घूम रहा है, जब इसको एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड होकर ये यहां आ जाएगा, और जब ये दोबारा से वापस जाएगा तो अपने में से कोई फोटोन निकाल देगा, एमिट कर देगा। ग्राउंड लेवल पर वापस आते समय वो क्या करता है, अपने में से फोटोन निकालता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से कलर बनता है, तो वो कलर की लाइट हमको दिखती है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से लाइट निकलती है, ना कि एटम के वाइब्रेशन से। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये इनका थर्ड पोस्टुलेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से लाइट निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। और लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि जब वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा, तो यस, बोर ने बोला तब निकालेगा जब हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे, तब नहीं निकालेगा जब तक वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, स्टेशनरी। जादू वाली ऑर्बिट में घूमेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज, अब यहां पर सुनिए, एक और चीज क्या है, ये सेकंड पोस्टुलेट में एक, अच्छा, ट्रांजैक्शन में एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे गया। मान लीजिए मैंने उसको एनर्जी दी, यहां बताता हूं आपको, मैंने उसको एनर्जी दी, ये यहां से यहां तक आने के लिए ये वाली जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है मान लीजिए 30 जूल। कितनी एनर्जी है, 30 जूल। और इस ऑर्बिट की एनर्जी है 20 जूल। तो मैंने उसको एनर्जी दी 30 माइनस 20 यानी कि 10 जूल एनर्जी दी। तो 10 जूल एनर्जी में वो कहां जाएगा, ये वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, इस गैप की एनर्जी में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको 9 जूल एनर्जी दे दी तब भी तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो कहां जाएगा, तो आंसर है 9 जूल में वो यहीं घूमेगा, कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि 9 जूल की एनर्जी का कोई यहां पर ऑर्बिट नहीं है। जब तक उसको 10 जूल नहीं मिलेगी प्रॉपर तब तक वो दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब या तो अपने घर में रहो और पड़ोसी घर में जाओ तो वापस आओगे तो अपने घर में ही आओगे, बीच में जंगल में रुकने का रास्ता नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा या वापस अपनी ऑर्बिट में आएगा एनर्जी निकाल कर, लेकिन जंगल में नहीं रुक सकता। समझ में आई बात, ये मतलब है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हमने सीखी। अब बोर ने ये बताया, और अब बोर के प्रिंसिपल के बेसिस पर हाइड्रोजन एटम की हमने एनर्जी निकाली। तो देखिए कैसे निकाली, पहले तो इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है, इधर आओ, चलो इसको देखो, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तरीका मैंने अभी आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ घूम रहा होता है
तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और डिस्टेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। सही है। अच्छा, तो ये घूमने के लिए इसको सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कूलाम फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कूलाम कांस्टेंट, चार्ज, ये न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो तो ई स्क्वायर आ जाएगा। और जेड क्यों आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से आया। तो हाइड्रोजन में 1 होता तो हम बाद में 1 कर देंगे, अभी हमने उसको जेड रखा है। तो यहां से एक आर से एक आर मरा तो ये आ गया आपका, और फिर से आर को इधर ले जाएंगे तो ये आ गया आपका दिस। ये फॉर्मूला आ गया आर का, इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने इसको। चलो, अब बोर ने क्या किया, ये समझ में आया ना? तो बोर रेडियस निकाल रहे, देखिए। तो अब बोर ने क्या लगाया था? बोर ने अपना क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाई थी फॉर एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो बोर के अनुसार जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा है, mvr। ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr दिस। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ये बराबर हो गए तो यहां से Rn की वैल्यू निकालोगे तो बाकी सबको तो नीचे भेजना पड़ेगा। तो देखो NH 2π और mv दिस आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना और ये इक्वेशन नंबर 1 बना। कोई दिक्कत नहीं है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए यहां तक आ गया। अब इसके बाद हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने आपस में। अच्छा, इधर देखिए, ये जो r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू किसके बराबर है? ये r के बराबर है। तो इस r की जगह इस r को रखेंगे और ये बेसिकली Rn ही है, ठीक है ना? Rn ही है, ठीक है। तो इस r की जगह रखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा दिस इक्वल टू दिस, ये। तो ये आपको यहां पर ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये बोर की हेल्प से r निकाला, वो सिंपल r निकाला था सेंटीमीटर फोर्स लगा के, दोनों r को इक्वेट कर दिया, ये आ गया आपस में। अब यहां से हम देखेंगे तो एक bn से bn मर जाएगा, ठीक है। n का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी है या सेकंड की है या थर्ड की है, ये मतलब है, इसलिए यहां पर n लिखा हुआ। तो एक bn से एक bn कट जाएगा, तो ये एक bn बचेगा। तो इस bn की वैल्यू निकालेंगे तो ये सॉल्व मोल करेंगे, इधर जाएगा, ये सारी क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गई आपको, ये वेलोसिटी आ गई यहां पर। अब ये वेलोसिटी आ गई, अब यहां पर हमने क्या किया? Rn निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले से सेकंड इक्वेशन है। इस सेकंड इक्वेशन में ये जो bn है, इस bn की वैल्यू को मैं यहां रखूंगा, यहां पर इस जगह पर। तो जब मैं यहां रखूंगा तो ध्यान से देखिए, NH, देखो ये NH है, 2πm ये है। बस हमने bn की जगह ये वाली वैल्यू रखी है, तो इसमें जो NH है वो ऊपर चला जाएगा, बाकी सब क्वांटिटी नीचे आ जाएंगे। तो NH ऊपर चला गया, बाकी सब क्वांटिटी नीचे आ गई, नो प्रॉब्लम। उसके बाद NH दो बार है तो स्क्वायर हो गया, ये 2 से 2 होके 4 हो गया, पाई से पाई हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, m तो m ही है, k की k है, z की z है, e स्क्वायर है। तो ये आपका n इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। तो n यहाँ पे क्वांटम नंबर दिखा रहा है, ठीक है, दिस इज अ क्वांटम नंबर। समझ में आया ये कैसे किया? ठीक है ना? चलिए, चलो आगे आ जाइए। अब हम बात कर रहे थे किसकी? रेडियस के बारे में। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे पहले वाली ऑर्बिट है किसकी? हाइड्रोजन एटम की। तो उसको तो हम बोलेंगे बोर रेडियस, क्योंकि बोर ने निकाली उसकी रेडियस। तो कैन बी डिटरमाइंड बाय पुटिंग जेड की वैल्यू 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो 1 पुट कर दिया, और एन की वैल्यू कितनी रखी? 1 रखी। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 रख दिस, तो यहां पर एन की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, और जेड की वैल्यू भी 1 रख दी। बाकी जो सब कुछ बचा है वो ये है। अब एच की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी, सबकी वैल्यू रखी, सॉल्व मॉल्व किया, तो ये जो रेडियस आती है हाइड्रोजन एटम की वो कितनी आती है? ये आपको याद भी रखनी है, एमसीक्यू के लिए भी, हर तरह की। तो 5.29 इंटू 10⁻⁻11 आती है, और ये 30 को अप्रोच करेगा तो इसको हम इधर उधर पॉइंट में करके एडजस्ट करके ये आपका आ जाएगा रेडियस का साइज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो बोर ने इतनी रेडियस बताई थी किसकी? एटम की, ठीक है। बोर के मॉडल से ये रेडियस निकल कर आती है एंगस्ट्रॉम में, न्यूक्लियस की, सॉरी न्यूक्लियस की। ओके, तो ये न्यूक्लियस की रेडियस आ गई आपकी, समझ में आई बात? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, और बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर सवाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोर ने एनर्जी भी निकाली,
क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम के लिए रदरफोर्ड ने जो कैलकुलेशन की थी वही सेम कैलकुलेशन बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट से करके उसको अटैच करके ये फॉर्मूला बनाया था। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी कि ऑर्बिट्स के पास कितनी एनर्जी होती है। तो फिर से वही वाली बात आई, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ये काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, इसको हमने सॉल्व किया था इस फॉर्मूले से। कैसे? इस फॉर्मूले से भाई mv²/r, अरे भाई ये था ना mv²/r इक्वल टू kZe²/r², ये था। अब बोर के फॉर्मूले में n है तो n लगा दो, तो एक Rn से एक Rn मर जाएगा, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस mv की वैल्यू ये यू ओके, ये mv की वैल्यू ये पूरी है जो कि यहाँ रखी गई है इसके प्लेस पर, तो ये आ जाएगा देखो इधर। तो ये mv की वैल्यू है kZe²/Rn, kZe²/Rn, और बाकी तो इसका 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आया। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे nth ऑर्बिट के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2/r। अब यहां पर k की जगह तो k ही रहेगा। q1 क्या है? एटम का पॉजिटिव चार्ज, दिस। q2 क्या है? नेगेटिव चार्ज, दिस। बीच की डिस्टेंस है वो Rn मानी है, तो इसको आपने e से मल्टीप्लाई करेंगे तो e² आएगा माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव होती है, वो इतनी होती है। ये आ गई आपकी नेगेटिव। ठीक है, चलो अब टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी के लिए दोनों को सम करेंगे। तो दोनों को सम करेंगे, यहाँ पर देखिए दिस प्लस दिस, ये हमने सम किया तो सॉल्व किया, तो ये आपकी टोटल एनर्जी आती है। अब इस टोटल एनर्जी में Rn की वैल्यू हमको रखनी है, और Rn की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, देखिए इधर अभी निकाली थी, इतना बड़ा फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, ये n² h² 4π² m k z e², ये था ना। तो ये वाली वैल्यू को हमको वहां पर पुट ऑन करना पड़ेगा। कहां पर? यहां पर Rn के प्लेस पर। तो इस Rn के प्लेस पर जैसे ही आप यहां रखोगे तो ये नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला नंबर है नीचे आएगा। तो देखिए ये वाला जो नंबर है वो ऊपर जाएगा, तो देखो ये पूरा ऊपर लिखा हुआ है। ये वाला जो नंबर है वो नीचे आएगा, देखो ये नीचे लिखा हुआ है। बाकी तो ये पूरी क्वांटिटी ये है, ये 2 भाई साहब ये है, बस Rn के प्लेस पर ये रखा गया है। समझ में आया? दिस, ये आ गया। अब इसके बाद कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहे हैं तो उड़ा दो, तो वो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, और कुछ कटापीटी हो रही है क्या? ये n² नहीं कट रहा, h² भी नहीं कट रहा, सब कुछ नहीं कट रहा, तो ये k का गुणा कैसे होगा? तो मेरे हिसाब से ये k² हो जाएगा, z का गुणा z से होगा, z² हो जाएगा, π² पहले से ही है। तो ये गुणा मुड़ा कैलकुलेशन करके ये आपका आया एनर्जी। अब इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हम, और सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या किया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 8 आया है, कैसे आया होगा? तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो k² है, इस k² का फॉर्मूला क्या होता है? तो k का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, और अगर आप इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 1/16 π²ε0² आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये k की वैल्यू रखी जाएगी तो 1/this आएगा, कितना? 16 π²ε0² आएगा। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, π² से π² मर जाएगा, बस। तो कितना बचेगा ऊपर? m z² e⁴ m, अच्छा z² भी जा रहा है क्या? कि खा गए अपन z² कहीं जा नहीं रहा है, उसको यहीं रखते हैं अपन z² को। ठीक है, वो वहीं रहेगा, क्योंकि z² तो है ना उसमें। ठीक है, z² वहीं रहेगा। बाकी देखो m e⁴ z², और k की जगह तो ये वैल्यू रख गई थी ये वाली, तो ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, ये 8 n² h² और ε0², ये तो ये और सिंप्लीफाइड करके थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और दूसरा, हमें ये सब वैल्यू पता है, m पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, ऑर्बिट का नंबर पता है, ठीक है, h पता है, ε0 की वैल्यू। तो इन सब की वैल्यू रख के अगर हम n को छोड़ दें बस, और बाकी सबकी वैल्यू रख दें, तो एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट होकर जूल में इतना आएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मेजर की जाती है, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो 1.6 × 10⁻19 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका सॉल्व होकर इतना आ जाएगा भाई साहब। तो थोड़ा सा ये चैप्टर में ये वाला पोर्शन थोड़ा कैलकुलेटिव है,
थोड़ा आपको ध्यान देना है कैसे कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंचना है। समझ में आई बात? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस पर सवाल आते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होती है। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस का 13.6 आ जाएगी, 2 रखोगे तो कुछ और आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। इस तरह से एनर्जी आती है। चलिए, तो ये आपने बोर की पोस्टुलेट का उपयोग करके वही वाली डेरिवेशन को एन की टर्म्स में इस तरह से कुछ बताया। ठीक है, चलिए ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना। अब आगे आते हैं। अब एक चीज समझिए पहले, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? एटम एक स्पेक्ट्रम दिखाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? कलर्स। जैसे हमने पता है कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म पर डालते हैं तो उससे हमको 7 कलर देखने को मिलते हैं। अब वो 7 कलर का एक चित्र, डायग्राम हमने स्क्रीन पर ले लिया। यहां पर ये स्पेक्ट्रम हमने स्क्रीन पर ले लिया इस तरह से, और इस स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे ये रेड कलर है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कलर है। नालायक ने पता नहीं कौन सा कलर कर दिया, यहाँ पर वॉयलेट कलर है। ये सबसे नीचे वॉयलेट कलर होता है। हाँ, तो वॉयलेट ही कलर है ना ये। ठीक है जी, वॉयलेट कलर हो गया, रेड कलर हो गया, बीच में ब्लू हो गया। इस तरह से सभी कलर्स आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये कलर का स्पेक्ट्रम बनाया, और स्पेक्ट्रम बना के रेड कलर की जो भी वेवलेंथ है वो लिखी, वॉयलेट कलर की जो भी वेवलेंथ है वो लिखी, ब्लू कलर की जो भी वेवलेंथ है वो लिखी, येलो कलर की जो भी वेवलेंथ है वो लिखी, और लिखकर इसको स्क्रीन को ऐसे कर लिया। तो हमको ये पूरा स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें रेड कलर की वेवलेंथ ये है, वॉयलेट कलर की ये है, रेड कलर की ये है, सबकी ये है। तो उनकी लोकेशन हमको पता है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस मतलब एक साथ सारे कलर हमको देखने को मिल रहे हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई भी भेद नहीं है यहाँ पर कि ये रेड की लाइन है, ये वॉयलेट, तो सब आपस में मिक्सअप है। दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको समझिए। मैं बात कर रहा हूं दो तरह के स्पेक्ट्रम की बात करूंगा, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम समझिए क्या होता है। जैसे हमने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो हमने देखा कि उससे एक पर्टिकुलर लाइट निकलती है, और उस लाइट का स्पेक्ट्रम हमने देखा स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर हमने जब उस लाइट का स्पेक्ट्रम देखा तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर एक लाइन बनाती है, एक पर्टिकुलर कलर की क्या बनाती है, लाइन बनाती है। ऐसे लाइट दिखाती है, उस पर्टिकुलर जगह पर लाइट दिखाती है। तो वो जो लाइट दिखाती है वो वही लाइट होती है जो हमने किस में देखी थी, वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में देखी थी, क्योंकि उसका एनालिसिस हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, तो उसी जगह पर वो लाइट दिखा देती है वहां पर। अब हमने उस ट्यूब को उठाया, हाइड्रोजन गैस निकाली, सोडियम की वेपर डाल दी, तो सोडियम की वेपर डाल के उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो सोडियम ने भी अपने कलर की लाइट निकाली। ये स्क्रीन है आपकी ब्लैक, बिल्कुल चकाचक ब्लैक। ठीक है, इस ब्लैक स्क्रीन पर जब सोडियम की वेपर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई गई तो एक येलो लाइट हमको देखने को मिल जाती है एक लोकेशन पर। और ये येलो लाइट जिस लोकेशन पर देखने को मिलती है वो वही लोकेशन होती है जो लाइट के वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में हमने देखी थी। उसी वेवलेंथ की उसी जगह पर वो वाली लाइट कलर हमको दिखता है। एक स्क्रीन है ब्लैक कलर की, उस पर ये कलर दिख जाता है येलो कलर का। अच्छा, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से एटम एक्साइट, एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर हमको एक लाइट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, लाइट। तो इसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दूसरे तरह का स्पेक्ट्रम। अब दूसरे तरह का स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए दूसरे तरह का स्पेक्ट्रम इस तरह से है कि ये हमने एक ट्यूब ली जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस भरी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये एक लाइन देगी, जो भी इसका कलर होगा उस कलर की एक लाइट दे देगी वहां पर। अब हमने क्या किया, हमने वाइट लाइट जलाई सामने। ठीक है, वाइट लाइट जलाई। अब वाइट लाइट जलाई और उसके बीच में इस ट्यूब को डाल दिया और फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो हमने देखा कि वो जो वाइट लाइट आ रही थी वो इस पर पड़ी, और उसके बाद जब इसका स्पेक्ट्रम देखने को मिला तो अब हमें जिस जगह पर ये वाला जो आपका ट्यूब था जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी वो वहां पर कौन सी लाइट दे रही थी, ब्लू कलर की लाइट दे रही थी मान लीजिए। अब वहां पर ब्लू कलर की जगह ब्लैक लाइट देने लगी।
ब्लैक लाइन आ गई, व्हाइट कलर की स्क्रीन रखी और वहां पर कौन सी लाइन आ गई, ब्लैक लाइन आ गई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपकी डे लाइट है उससे जो फोटोन आ रहे हैं इस हाइड्रोजन गैस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिए, इसलिए वहां पर ब्लैक लाइन आई है। अगर वो फोटोन वहां पर आ जाता तो वो लाइट देता, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, उसको रास्ते में किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया। वो कौन है, ये हाइड्रोजन गैस तो है। अच्छा, अब इसको हटाया हमने, डे लाइट जलाई, पूरा स्पेक्ट्रम दिख रहा है, 7 कलर दिख रहे हैं मान लीजिए। अब इसके अंदर सोडियम की वेपर डाली, सोडियम की वेपर डाली और इसको बीच में रख दिया, और जैसे ही बीच में रखने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई या नहीं भी कराई, तो जैसे इसको बीच में रखा तो वो लाइट जैसे ही इस पर पड़ती है तो जो व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिल रहा था उसमें येलो लोकेशन पर येलो कलर आता था, अब वहां पर डार्क लाइन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम पर जब वो व्हाइट लाइट का फोटोन पड़ा तो सोडियम जिस कलर की लाइट को निकालता है उस कलर की लाइट को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक वो वाला स्पेक्ट्रम जो तब होता है व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में, कि व्हाइट लाइट की वजह से जो 7 कलर आ रहे हैं उसके बीच में आपने कोई मटेरियल को रख दिया तो वो उस वेवलेंथ का पर्टिकुलर फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा और वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो लाइट नहीं आएगी। और एक इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरा कौन सा बताया, डी लाइट को बंद कर दीजिए, अब उसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराकर स्पेक्ट्रम बनाइए तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको लाइट देखने को मिलेगी। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमको कलर दिखता है पर्टिकुलर, और एब्जॉर्प्शन में क्या दिखता है कि जब डे लाइट की उपस्थिति में बीच में कोई मटेरियल रखकर उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो जो कलर की वो लाइट निकालता है उस कलर के फोटोन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वहां पर कौन सी लाइट आ जाती है, ब्लैक लाइन आ जाती है। ये तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको देखने को मिलता है। एमिशन स्पेक्ट्रम देखो कलर देखने को मिले, और जब उसका हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा तो जिस जगह पर वो ये वाला कलर दिखा रहा था वहां पर ब्लैक लाइन दिखा रहा है, ये वाला कलर दिखा रहा था वहां पर ब्लैक लाइन दिखा रहा है, ये वाला कलर दिखा रहा था वहां पर भी ब्लैक लाइन दिखा दी उसने। ये होता है। ठीक है, तो दो तरह के स्पेक्ट्रम आपके यहां पर होते हैं। समझ में आई बात, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफी। चलिए अब देखिए, तो जो हाइड्रोजन गैस हमने ली ट्यूब में भर के, तो उसका हमने स्पेक्ट्रम बनाया, ब्लैक लाइन आई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया तो ब्लैक लाइन आती है हमारे पास। कौन सी लाइन आती है, ब्लैक लाइन। जब डे नाइट में करते हैं तो ब्लैक लाइन आती है। अच्छा, और डे लाइट को रखते हैं तो ब्लैक लाइन आती है, और डे लाइट को हटा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो हमको कलर्स आते हैं, उसके लाइन के कलर आते हैं। तो इस तरह से हमें एक लाइन मिली। फिर हमने देखा कि हमें और भी लाइन्स मिल रही हैं, एक ही लाइन नहीं मिल रही है, और भी लाइन मिल रही है, 1 2 3 इस तरह से लाइन मिलती चली गई। तो स्टार्टिंग में लोग बागों को समझ में नहीं आया कि ये डिजाइन जो हमको देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या है। तो एक स्कूल के फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उन्होंने बामर, उन्होंने इस चीज के लिए एक फॉर्मूला बनाया। वो इस डिजाइन को एक्सप्लेन कर सकता था, इसकी वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकता था। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। और चूंकि बामर साहब ने बताया था इस सीरीज के बारे में तो इसका नाम पड़ गया बामर सीरीज। और ये लाइट के बारे में, विजुअल लाइट जो हमको आंखों से दिखती है। अच्छा, तो ये फॉर्मूले में क्या बताता है कि ये जो पहली लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसको इस फॉर्मूले से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला बनाया, आर ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/n/2। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू आपकी जो स्टार्ट होगी वो 2 से बड़ा कौन होता है, 3 से स्टार्ट होगी। तो 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। तो जब आप 3 रखेंगे तो आपको पहली जो लाइन मिलेगी उसका नाम रखता हूं H अल्फा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से दिख रही है। फिर जब आप यहां पर 4 रखेंगे, उससे जो वेवलेंथ आएगी उसका नाम रखता हूं H बीटा। फिर 5 रखूंगा तो उसका नाम रखता हूं H गामा, H डेल्टा। इस तरह से ये लाइन मिलती जाएंगी। तो इस फॉर्मूले से हम उसकी वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन पर कौन सी वेवलेंथ हमको देखने को मिलेगी। यहां पर आर कौन है, इस आर को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ये भी एक साइंटिस्ट था, रिडबर्ग। अभी मैं आपको रिडबर्ग का फॉर्मूला भी बता दूंगा। इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1.0973 × 10⁻⁷ पर मीटर। ये दिस इज द बामर सीरीज विजुअल लाइट के लिए बताई। फिर और भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी सीरीज बताई कि विजुअल लाइट की ये सीरीज आप देख रहे हो, ये दिख रही है आपको,
और भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो दिखती तो नहीं है, जैसे वॉयलेट कलर से हाई फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ होती है अल्ट्रा वायलेट, वो हमको आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन उसका भी स्पेक्ट्रम होता है। रेड कलर से कम फ्रिक्वेंसी की वेव होती है, हीट वेव होती है, इंफ्रारेड, उसका भी स्पेक्ट्रम बनाया। तो बाद में धीरे धीरे हमको और सारे स्पेक्ट्रम भी देखने को मिले। ये किसका स्पेक्ट्रम था? वाइट लाइट का, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम था, जो कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से प्रूव किया गया इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, अब आइए आगे। अब मैं बात करता हूं स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में ये फॉर्मूला हमने निकाला था एनर्जी का, दिस, ये फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद बोर का जो सेकंड थर्ड पोस्टुलेट है उसमें ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, या फिर इनिशियल स्टेट की, फाइनल स्टेट की एनर्जी। इसको क्या बोला था बनने? इनिशियल स्टेट की एनर्जी, इसको बोला था फाइनल स्टेट की एनर्जी। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, उस जगह की एनर्जी EF है, और फिर वो एक्साइटेड होगा जिस जगह चला गया उस जगह की एनर्जी क्या है? EI है। ये फॉर्मूला है आपके सामने। ठीक है, अच्छा अब आइए आगे। तो अब हमने क्या किया, ये एनर्जी h न्यू को इसकी जगह रख दिया, क्योंकि भाई ये एनर्जी का ही फॉर्मूला तो है ना, एनर्जी का डिफरेंस ही तो ये है, तो यहां रख दिया। तो यहां रख दिया तो ये ऐसा दिखेगा आपको। अच्छा ये देखिए, ये है, ये वाली चीज यहां पर रखी। ओके, अच्छा एक और चीज सुनिए, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए। ऐसा नहीं किया अपन ने, ये किया है कि भाई ये ई का फॉर्मूला है, ये पूरा इसी ई का ये भी फॉर्मूला है। तो एक बार इसके लिए रखा इस फॉर्मूले को, एक बार इसके लिए रखा, और जो जो चीजें कॉमन आ सकती थी वो सब कॉमन निकाली। ये मतलब है। अच्छा ये मतलब है। तो बाकी सब चीजें हमने कॉमन निकाल ली, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1/n1 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर। तो देखिए ना आप, पहले ये फॉर्मूला बनाया n1 के लिए, तो यहां पर n1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला बनाया S2 के लिए, यहां पर S2 आ जाएगा। तो n1 वाली क्वांटिटी यहां आ जाएगी, n2 वाली क्वांटिटी यहां आ जाएगी, कॉमन मोमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने यहां पर ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, और इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू। तो इस h न्यू को यहां पर रखा दिस। यहां से न्यू की वैल्यू निकालना चाहे तो h को नीचे भेज देंगे, तो h की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये एक टर्म बनती है आपकी दिस, 2π² mk² e⁴/h³। इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? इस टर्म्स को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे ना? ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा ये एक और चीज भी है यहां पर कि यहां पर न्यू है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि C बराबर होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, देयरफॉर वेव नंबर न्यू बार। वेव नंबर को न्यू बार से बोलेंगे, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका? वेवलेंथ का। सो गिवन बाय दिस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि ये जो वेव नंबर है ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। ठीक है, तो ये 1/λ आ गया। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा देखो, ये फॉर्मूला होता है अपने पास C बराबर न्यू लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? C/न्यू आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लैम्डा की जगह यहां पर रखा दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू जैसे यहां रखेंगे तो C तो नीचे रहेगा, न्यू का चला जाएगा ऊपर, और इस न्यू की वैल्यू ये पूरी है तो ये आ गया। तो C इस वजह से यहां पर आ जाता है, दैट्स ऑल। और इस पूरी चीज को हमने नाम दिया है रिडबर्ग कांस्टेंट। इन सब की वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आपको इतनी आ जाएगी। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से यहां पर निकाली गई है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जिसका एनर्जी लेवल कहां से स्टार्ट हो, ग्राउंड लेवल 2 से है, और जब हम 2 से बड़ा 3, 4, 5 लेते हैं तो हमको कौन सी सीरीज मिलती है? बामर सीरीज मिलती है। तो इसी तरह से यहां पर बहुत सारी सीरीज आपको दिखाई गई है, तो आइए उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सीरीज का नाम है लेमन सीरीज। अब लेमन सीरीज में ये वेव नंबर का फॉर्मूला ये है, ये वेव नंबर का फॉर्मूला है, या फिर वेव नंबर जो होती है वो वेवलेंथ की रेसिप्रोकल होती है, तो 1/λ ये आ गया। ये फॉर्मूला भी हमने निकाला था, इसको याद रखना है, सवाल आएंगे। तो सुनिए, लेमन सीरीज हमको मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमको मिलती है दूसरे तरीके से, उसको निकाला गया है। तो ये फॉर्मूला होता है उसका। तो इसमें जो n1 है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है
अब N2 की बात करें, N2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? तो ये तो तय हो गया 1 है, लेकिन ये कैसे होगा? तो ये भाई साहब 1 से बड़ा क्या होता है 2, तो 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो ये एक्साइटेड लेवल हो गया। तो जो इस लेवल का इलेक्ट्रॉन जब इसमें इंटर करेगा, कहां करेगा? इसमें इंटर करेगा या यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, इतनी एनर्जी का गैप जो होगा, वो एनर्जी का गैप से जो लाइट आपको मिलेगी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी वो आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगी, ठीक है। या फिर जैसे आपने 2 रखा तो इन दोनों की बात होगी, जब आप 3 रखोगे तो इतनी, या तो फिर इतनी एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, या फिर 4 रखोगे तो इतनी एनर्जी की मिलेगी, 5 रखोगे तो इतनी। तो ये जो रीजन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रही हैं, इस तरह के जो फोटोन मिल रहे हैं, वो सब आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेंगे। इसको लेमन नाम के साइंटिस्ट ने बुलाया था, इसको क्या बोल देंगे? लेमन सीरीज, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, 1/λ इक्वल टू रिवर कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ 1 है तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बामर सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? यहां से 2 से स्टार्ट होती है, 2 लेवल से। तो इसके फॉर्मूले में क्या होगा? 1/λ इक्वल टू 1/r, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो अब n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 3 से स्टार्ट होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन 3 से ग्राउंड लेवल पर आएगा, तो इसके लिए ग्राउंड लेवल 2 है, तो जब 3 से 2 में आएगा तब जो एनर्जी निकलेगी, या फिर 4 से काय में आएगा 2 में आएगा तब जो एनर्जी निकलेगी, या 5 से जब 2 में आएगा जो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी आपको दिखती है। यानी कि आपको इतने सारे के फ्रिक्वेंसी के कलर आपको दिखते हैं, जिसको बामर ने बताया था, बामर सीरीज बोलेंगे। इसके बाद एक और सीरीज मिली, एक और सीरीज हमको मिली, ये समझ में आ गया? तो ये आपकी बामर सीरीज आ गई। उसी तरह से उसके बाद मिली हमको पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में, जो आपकी 3 से स्टार्ट होती है। तो अब n की वैल्यू क्या रखोगे? 4 रखोगे। फिर मिली अपन को ब्रैकेट सीरीज, जो आपकी 4 से स्टार्ट होती है। ये किस रीजन में मिलती है? इंफ्रारेड रीजन में मिलती है ये भी हमको। तो ये n की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। इसके बाद फुंड सीरीज मिली, ये भी आपकी कहां से स्टार्ट होती है? 5 से स्टार्ट होती है, तो n की वैल्यू 6 रखोगे। तो आप एक याद रख लो, लेमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, फिर पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद बनते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इन सब चीजों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था बोर्ड्स को। किसको दिया गया था? नोबेल पुरस्कार बोर्ड को दिया गया था, क्योंकि उसने इतना बेहतरीन हमको मॉडल बना के दिया, जिसको बाद में अभी डी व्राहे उसको प्रूव भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब उस चीज का एक ग्राफ यहां पर देखिए, एनर्जी लेवल। ये ग्राफ क्या बताता है? एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का जो हमने एक एनर्जी लेवल ग्राफ बनाया, वो क्या बताता है? ध्यान समझिए, देखिए। तो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर n की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम जब हमारे पास फॉर्मूला था माइनस का 13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला था एनर्जी का। तो जब हम n की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी मिलेगी? दिस। तो इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, जो ग्राउंड लेवल पर है उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। कौन सी स्टेट बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन वगैरह करके ये फॉर्मूला बना लेते हैं दिस, और यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमको इतनी एनर्जी का पहला लेवल मिलता है। और फिर जब 2 पुट करते हैं तो इतनी एनर्जी का लेवल मिलता है, जब 3 पुट करते हैं तो इतनी एनर्जी का मिलता है। इस तरह से अलग अलग एनर्जी के लेवल मिलते चले जाते हैं। क्या मिलते चले जाते हैं? लेवल्स मिलते चले जाते हैं, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि देखिए, मैंने अभी आपको 2 तरह के स्पेक्ट्रम बताए थे, एक एमिशन स्पेक्ट्रम बताया था और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया था। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैंने क्या बताया था कि आपने डे लाइट को चालू किया, प्रिज्म पर डाला, आपको 7 कलर दिखे। अब डे लाइट की उपस्थिति में ही आपने बीच में क्या डाल दी? एक सोडियम वेपर से भरी एक ट्यूब बीच में लगा दी, और जैसे ही वो वेपर बीच में आती है तो क्या होता है? तो ये होता है कि वो जो लाइट का फोटोन आ रहा है, सोडियम वेपर उसको, सोडियम वेपर का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां पर कौन सी लाइन आ जाती है? ब्लैक लाइन। क्यों आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब वो फोटोन पड़ा, ऐसे फोटोन पड़ा होगा, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पर है, अब उसको एक्साइटेड लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी लगेगी। तो जब वो उसको जाना होता है तो वो कितनी एनर्जी लेगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी लेवल का। क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये फॉर्मूला होता है। तो ई इनिशियल कितना है? ये माइनस का 3.40, और ई फाइनल कितना है? माइनस का 13.6,
ये है अपने पास, है कि नहीं? तो इसको आप घटा लीजिए, तो ये 10 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 10 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट के समथिंग कुछ आ जाएगा। तो जब हम इतनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 पॉइंट समथिंग कुछ इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी देते हैं, इसको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो जो लाइट का फोटोन आ रहा है उसमें सब तरह की एनर्जी होगी। तो मान लीजिए उसमें से इतनी एनर्जी वाला भी कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक फोटोन है, तो वो फोटोन जब ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन पर जाके पड़ा तो उसने क्या किया, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके यहां चला गया एक्साइटेड लेवल में। तो वो एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम पे वहां पर कौन सी एनर्जी क्या आ जाएगी, डार्क लाइन। डार्क लाइन क्यों आई, क्योंकि जो फोटोन आपने भेजे थे सभी तरह की एनर्जी के फोटोन भेजे थे, लेकिन रास्ते में जो ट्यूब पड़ी थी उसके अंदर जो भी चीज भरी थी उसने इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी फोटोन ने दे दी, तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो वाला फोटोन वहां पर गायब हो गया। तो वो जब वो गायब हो जाएगा तो स्पेक्ट्रम पे टकराएगा नहीं, तो स्पेक्ट्रम पे लाइट कैसे आ सकती है, तो वो डार्क हो जाएगा। फिर से सुनिए आराम से, मैंने वाइट लाइट भेजी, उस पर इतनी एनर्जी वाले भी फोटोन है, ज्यादा एनर्जी वाले भी है, कम एनर्जी वाले भी है, लेकिन जब ये पूरे फोटोन एक साथ आ रहे थे तो यहाँ पर पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा था, लेकिन रास्ते में जैसे ही मैंने इस ट्यूब को लगाया और ये वाइट लाइट उस पर पड़ी, तो वाइट लाइट जब इस पर पड़ी और उसमें इतनी एनर्जी वाला जो फोटोन था, तो उस फोटोन ने इसके इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दे दी, और फोटोन का काम है एनर्जी दो और मर जाओ। तो वो जैसे ही एनर्जी इसको दी तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे लेवल में चला गया और वो फोटोन मर गया, और वो फोटोन मर गया तो वहां पर कौन सी लाइन आएगी, यस डार्क लाइन आ जाती है। वहां पर कौन सी लाइन आ जाती है, डार्क। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम फ्लो कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, एक्साइटेड कब होगा, जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी, इन दो लेवल के बीच की एनर्जी मिल जाएगी। तो इन दो लेवल के बीच की जब एनर्जी उसको मिलती है तो वो एक्साइटेड होकर कहां जाता है, यहां जाता है, लेकिन अब वो यहां रह नहीं सकता, तो वापस आएगा, और वापस तभी आएगा जब वो अपनी एम से एनर्जी निकाल दे। तो वो क्या करता है, इन दोनों एनर्जी गैप के बराबर क्या करता है, इतने जूल की एनर्जी बाहर निकाल देता है, मतलब इतने जूल का फोटोन बनाकर बाहर निकाल देता है, और ये फोटोन हमारी आंख पर आता है या स्पेक्ट्रम वाले जो एरिया पर आता है, तो हमको वहां पर लाइट दिखती है। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम था जो डे लाइट की अनुपस्थिति में यूज किया गया था, यस एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल में, और वापस आता है तो एनर्जी निकालता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फोटोन आता है उसको एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट में जाता है, तो वो फोटोन वहां पर स्पेक्ट्रम की जगह पर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसलिए वहां पर कौन सी लाइन आ जाती है, डार्क लाइन आ जाती है। तो दोनों बात समझ सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए अगर उसको यहां पर जाना है तो यहां से यहां तक की जो भी एनर्जी है, इतनी एनर्जी का अगर आप उसको फोटोन दे दोगे तो वो दूसरी जगह ब्लैक लाइन पटक देगा, क्योंकि वहां का फोटोन भी एब्सेंस हो गया। इतनी एनर्जी का दे दोगे तो इतनी एनर्जी का लेकर वो वाला फोटोन एब्सेंस हो जाएगा, तो वहां पर एक और डार्क लाइन। इसलिए वहां पर बामर की सीरीज में हमको अलग अलग डार्क लाइन देखने को मिल रही थी। दिस इज द रीजन, क्योंकि अलग अलग एनर्जी के फोटोन वहां पर एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो हमको डार्क लाइन मिलती चली जा रही थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इस ग्राफ में -13.6 एनर्जी का लाइट दे दें, मतलब इतनी एनर्जी इसको दे दें किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से या फोटोन गिराकर, तो ये कहां चला जाएगा, यस ये चला जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में। और जब वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी में जाता है ना, तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कहां चले गए, 0 एनर्जी लेवल में चले गए। 0 एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, एनर्जी 0 हो गई, नहीं, एनर्जी बढ़ना कहां से हुई थी, नेगेटिव से। तो नेगेटिव में नंबर बड़ा होगा 13, देखो ये नंबर छोटा है लेकिन आगे माइनस लगा तो ये एनर्जी कम है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, तो 0 एनर्जी और ज्यादा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि वो एटम क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मतलब होता है, समझ में आई बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे एक छोटी सी चीज और अब समझते हैं कि डी ब्रोहे साहब ने एक्सप्लेन किया बोर के पोस्टुलेट को, कि बोर से पहले ये पूछा, भाई तुमने जो भी बनाया सब कुछ समझाया, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो तुम कहते हो कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा सीधा घूम रहा है, और मैंने बताया है कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो अपने साथ एक वेव को अटैच कर लेता है,
जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। तो ये तो पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इसके साथ वेव अटैच होनी चाहिए, तो मेरी वेव कहाँ है? अब तो भाई साहब तो नहीं बता पाए कि मेरी वेव कहाँ है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम आई उसमें, जिसको डी ब्रॉहे साहब ने सही किया। लेकिन ये बात बोलकर ये बात सिद्ध नहीं होती है कि बोर्स ने जो माना था वो गलत है, नहीं, वो बिल्कुल सही है। उस चीज को थोड़ा सा करेक्ट करके प्रूव कर दिया उनका सेकंड पोस्टुलेट, वही मैं आपको बताने वाला हूं। उस फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या होता था कि भाई जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, उसमें उसको कोई खर्च नहीं देना पड़ता था। क्यों नहीं देना पड़ता था? कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा था। तो ऐसा कब हो सकता है जब वो एनर्जी रेडिएट ना करे? तो डी ब्रॉहे साहब ने बताया था कि यहां पर जो मेरी वेव है, मैटर वेव, वो वेव किस टाइप की होनी चाहिए। तो हमने दो तरह की वेव पढ़ी है मैकेनिक्स में, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और एक होती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में एनर्जी होती है लेकिन एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती सामने। प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी होती है लेकिन वो प्रोपेगेट होती है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने बताया स्टेशनरी वेव्स के बारे में। किस वेव के बारे में बताया? स्टेशनरी वेव। जैसे रस्सी को दो एंड पर आप बांध दीजिए और बीच में उसको प्लग कर दीजिए, तो उसमें इस तरह की वेव बनेगी। दिस, ये वेव ऐसे ऊपर जाएगी, वापस आएगी, फिर नीचे जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती है। ये स्टेशनरी वेव्स होती है। और ये स्टेशनरी वेव के पास एनर्जी होती है लेकिन ये आगे प्रोपेगेट नहीं होती है। तो इससे क्या चीज प्रूव हो गई कि भाई जो आपकी स्टेशनरी ऑर्बिट है, वहां पर जो वेव बनेगी, मेरी जो मैटर वेव बनेगी, उनका शेप कैसा होगा? स्टेशनरी वेव्स का शेप होगा। और स्टेशनरी वेव की कंडीशन क्या होती है? स्टेशनरी वेव बनने की कंडीशन होती है कि ये जो वेव की लेंथ होती है वो लैम्डा का होल नंबर होती है। 1 2 3 4 इस तरह से करते जाइए, तब आपको कौन सी वेव मिलेंगी? स्टेशनरी वेव मिलेंगी। तो अब इस चीज से उन्होंने प्रूव किया सेकेंड पोस्टुलेट किसका? बोर का। तो बोर का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? NH/2π ये है। और स्टेशनरी वेव बनने की कंडीशन क्या है? L = NH। तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्बिट है, इसका कुछ रेडियस है r, और यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस होगा 2πr, ये 2πr। और ये 2πr किसके बराबर है? स्टेशनरी वेव की लेंथ के बराबर है, जो कि कितनी है? n लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? H/P, यहां रख देंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद H/P, और P का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया? मास इंटू वेलोसिटी को यहां ले गए और 2π को नीचे ले गए, तो ये आ गया। और इसको क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो L आ गया ये। तो बोर ने ये प्रूव कर दिया, क्या मानकर? कि जो मेरी मैटर वेव है उनका शेप कैसा है? स्टेशनरी वेव की शेप है, और स्टेशनरी वेव से कभी भी एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती। वो डिजाइन जो होता है वो इस तरह का होता है, दिस वे। दिस इज द स्टेशनरी वेव, जो अपनी जगह पर खुलती रहती हैं, बंद होती रहती हैं, खुलती रहती हैं, बंद होती रहती हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बीच में कहीं होगा, बीच में कहीं होगा, क्योंकि उसको हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टेनिटी है और उसका मोमेंटम भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। तो बोर ने बता दिया कि उसका मोमेंटम इतना होता है, लेकिन डी ब्रॉहे ने उसको एक्सप्लेन करके बताया कि ये जो वेव बन रही है, ये स्टेशनरी वेव है, इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, उसके चारों तरफ इस तरह का क्लाउड होगा, इस तरह का क्लाउड बनेगा उसके चारों तरफ। ये किसने एक्सप्लेन किया? यस, डी ब्रॉहे साहब ने एक्सप्लेन किया। और डी ब्रॉहे साहब ने इस चीज को मानकर प्रूव कर दिया बोर का सेकंड पोस्टुलेट। उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जब ये चीज प्रूव हो गई कि बोर ने बताया है, जितनी भी चीजें बताई हैं अपने पोस्टुलेट, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही पोस्टुलेट है, ठीक है ना। तो हमारा बोर मॉडल चलता है। लेकिन ये जो चीज निकाली गई है, ये फिर भी एक हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली गई है, ठीक है ना। बाकी अगर हम दूसरे एटम्स की बात करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते हैं, कई ज्यादा होते हैं, तो उस चीज में ये सारी कैलकुलेशन, ये सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमको अलग से कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ती है। अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि ये सब चीजें हमने हाइड्रोजन एटम के लिए की है, ठीक है। बाकी और एटम्स के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। तो ये पूरा मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल डिटेल में, एक एक बात, इसकी थ्योरी, डेरिवेशंस, सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कंसेप्ट में मजा आया हो, तो प्लीज दिल से लाइक करके कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और जल्द ही आपको इस चैप्टर के अच्छे न्यूमेरिकल भी मैं आपको दूंगा, वो भी PYQ सीरीज में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।